दोस्तों देखिए, कल हमने डिस्कस किया था द क्राइटेरिया एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्नॉर्मलिटी। ठीक है, आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, आपके सामने है दो पिक्चर स्क्रीन पर। दो पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं कि एब्नॉर्मलिटी क्या है। ये दोनों पिक्चर कुछ क्लियर आपको कर देंगे। एब्नॉर्मलिटी का मतलब आपको मैंने कल बताया था, समथिंग दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि कुछ ऐसी जो सामान्य से परे हो। सो क्राइटेरिया एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्नॉर्मलिटी। आगे चलते हैं। एब्नॉर्मलिटी इंडियन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मैंने कल आपको बताया था। तो आपको जो पैर जो दिखाई दे रहे हैं, आप देखेंगे कि उसके पैर में कैसे चाहिए बड़ी बड़ी चीजें हाथों में ऐसे निकल के आ जाते हैं, उसके हाथों में भी यही कंडीशन है उसके। तो इसको बोलते हैं ट्री सिंड्रोम, पेड़ पेड़ की तरह। ये जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी होती है, आनुवंशिकता से कारण होती है। लगभग 6-7 लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको इस टाइप से प्रॉब्लम है। अब ये क्या, दिस अबनॉर्मलिटी, ये असामान्यता मींस, अबनॉर्मलिटी मींस अवे फ्रॉम द नॉर्म। ठीक है, तो जो भारतीय पारंपरिक जो साहित्य है उसमें जो अबनॉर्मलिटी को स्टडी की जाती थी, दैट वाज एक विषय था, उसका नाम था भूत विद्या। ठीक है, उसी के अंदर आपके मनोवैज्ञानिक और जो संवेगात्मक जो परेशानियां होती थी व्यक्ति को, वो स्टडी किए जाते थे, उसको भूत विद्या कहा जाता। हालांकि आज के पर्सपेक्टिव में जो भूत विद्या नाम से ना, भूत प्रेत नाम से, तो इन लोगों ने ना उस विद्या को एक दूसरे पर्सपेक्टिव में ले लिया है और उसको काफी सारा उसका हमें बुरा नाम हमें उसका देखना पड़ा है। भूत विद्या का एक ये एक्चुअल में विषय है, आज भी है ये, लेकिन लोग अपने फायदे के लिए इसको उन्होंने एक तरह से अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया है। और क्या हुआ आखिर, बदनामी हो गई। मतलब हमें एक तरह से कितने बदनामी का मुंह देखना पड़ा, किस कारण से, हमारे कुछ लोग स्वार्थी लोगों का। तो दोस्तों चलिए, वो हमारा विषय नहीं है। तो जो भारत के पारंपरिक साहित्य में भी अबनॉर्मलिटी, असामान्यता का अध्ययन करने का एक प्रोविजन था। ठीक है, तो वो ये बताते थे कि हमारे अंदर ना 6 दुश्मन होते हैं, इसको बोलते हैं शत रिपु, यानी कि हमारे इस शरीर के 6 दुश्मन है। रिपु बोलते हैं ना दुश्मन को। कल बताया था काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। ठीक, तो ये क्या चीज है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, डिजायर, जेलेसी। ये हमें एक व्यक्ति को असामान्यता की ओर ले जाते हैं, खींच ले जाते हैं हमारे। तो हमें इनसे बचना जरूरी है। ये देखिए, सारे के सारे मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है। कहीं पर इन्होंने प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिया हमारे लोगों ने। हमारे साहित्य में कहीं प्रॉपर्टी नहीं कि धर्म, पैसा आने के बाद व्यक्ति किस टाइप से मतलब एक घमंड उसको आने लगता है, उसकी बात ही नहीं की उन्होंने। वो सारी की सारी दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। आप समझ सकते हैं उस समय भी हमारे जो पूर्वज थे, देवर नोइंग, वो जानते थे कि किस प्रकार से मनोविज्ञान, किस प्रकार से साइकोलॉजी इंडिविजुअल की कितनी इंपॉर्टेंट है उसकी सामान्यता स्थिति बनाए रखने में। क्लियर? ठीक, हम आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा ये, जैसे मैंने आपको कल बताया था, अर्जुन की बात मैंने बताई थी आपको, किस तरह से उसको प्रेडिकामेंट हो गया था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं इन लोगों के साथ कैसे युद्ध लड़ूं जिन्हें मुझे गोद में खिलाया है। तो मतलब वो एक सामान्य स्थिति से असामान्य की स्थिति में आ गया था, वो भी साइकोलॉजिकली ही, फिजिकली वो सही था। क्यों? सारे हथियार उसके पास थे, स्ट्रोंग था, पूरी ताकत के साथ वो आया था, लेकिन पूरी उसकी ताकत, सारे हथियार उस समय कोई काम नहीं आए। वो सब छोड़ छाड़ के रथ में बैठ गया बीच में, बोला मैं नहीं लड़ने वाला इनके साथ। तब पार्थ मतलब प्रथा, इसको बोलते हैं। प्रथा का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी से बने, हम सब मिट्टी से बने हैं, तो हम सब भी पार्थ है। ठीक है, तो चाहे उसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, सब पार्थ है। मतलब हमारी यही स्थिति है। कल अगर ऐसे धर्म युद्ध में हमारे सामने आ जाए, तो बहुत बार ऐसी स्थिति आती है, फिल्मों में दिखाते हैं कि बाप और बेटा आमने सामने, दो भाई आमने सामने है। फिल्मों की बात अलग है, लेकिन रियल लाइफ में आ जाए तो हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। हम कह तो रहे थे अर्जुन को, यार कौरवों से लड़ा था, कौरव खराब थे। अरे कौरव के भाई थे, है ना। भीष्म पितामह उसके दादा थे, किस प्रकार से वो पितामह थे, मतलब वो उनके साथ कैसे वो लड़े, चलिए वो बात दूसरी है।
तो मतलब वो एक असामान्य स्थिति में आया, तो कृष्ण ने उन्हें सामान्य स्थिति करने में 45 मिनट लगे। कोई इंजेक्शन नहीं दिया, कोई सर्जरी उनकी नहीं की, और कोई उनको पैसा धन दौलत लोभ नहीं दिया। उन्होंने उसको साइकोलॉजिकल रूप से, टॉकिंग की ओर से सामान्य की स्थिति में ला दिया, और तब जाकर अर्जुन युद्ध लड़ना शुरू किया। मैं ये साथ सब स्थिति हमारे साथ होती है। तो आपके पारंपरिक इतिहास पर आपको गर्व करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें सब कुछ पहले से मौजूद है। क्लियर? किसा गौतमी की कहानी मैंने आपको सुनाई थी। गौतम बुद्ध कहते हैं, ला दे एक मुट्ठी सरसों उस घर से जिसमें आज तक कोई नहीं मरा है। जब लेने जाती है, सबने कहा हम दे तो देंगे, लेकिन हमारे पास, हमारे घर में तो मरे हुए पहले से लोग। तब उसको रियलाइजेशन होता है। वो सामान्य थी, उसका बेटा एक्सपायर हो गया, असामान्य हो गई। उसके बाद वो फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंचती है असामान्य स्थिति में। गौतम बुद्ध उनको एक ट्रिक बताते हैं, एक उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वो फिर से दोबारा से रियलाइज होता है उसको, आपको फिर वो सामान्य स्थिति में। तो मतलब आपके पास ये बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, बहुत सारी स्टोरीज, कहानियां हैं कि किस तरह से ये सामान्य असामान्य की बात उस समय से चर्चा आ रही। तो इसको डील कैसे करते हैं? भारतीय इतिहास में, पारंपरिक साहित्य में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति असामान्य है तो उसे कैसे सामान्य स्थिति में लाया जाए। स्पिरिचुअल स्टिमुलेशन, मतलब आध्यात्मिक, उसको आध्यात्मिक की तरफ से उसको स्टिमुलेट करो, उसको उद्दीपक दो, मतलब उसको प्रोत्साहित करो कि आप अध्यात्म की तरफ जुड़े। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के जंगलों में चले गए, नहीं। अध्यात्म का मतलब है कि जो आप स्वयं काम कर रहे हैं उसको आपको अवेयरनेस हो, उसको आप ये जाने कि सही है कि गलत है। जब आप ये जाने लग जाएंगे, आपको पता है दुनिया में कोई व्यक्ति गलत काम नहीं करता है। आप कहोगे तो बड़ी अजीब सी बात कही आपने। अरे जब वो व्यक्ति काम करता है तो उसको ये अंदाजा नहीं होता कि वो गलत है। जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उस चोर की नजर में वो गलती नहीं है। अगर उसको अंदाजा हो जाए कि मैं गलत करने जा रहा हूं तो चोरी नहीं करेगा। स्टूडेंट्स को देखो आप, हम रोज समझाते हैं कि नकल नहीं करनी है। असामान्य व्यवहार करते हैं बच्चे एग्जामिनेशन में, वो नकल करते हैं, पर्चियां लेकर आते हैं, एक दूसरे के बात करते हैं, देखते हैं। हम हर बार बताते हैं कि ये बौद्धिक चोरी है, इससे आपका फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन स्टूडेंट नहीं समझते इसको। हमारी नजर में वो गलत है, लेकिन उनकी नजर में तो गलत नहीं है। जिस दिन जिस स्टूडेंट को ये समझ में आ जाएगा कि नकल करना गलत है तो नकल ही नहीं करेगा, तो उस चीज को गलत मानते ही नहीं। तो इसलिए आप ये मान कर चलें, कोई व्यक्ति दुनिया में स्वयं से अपने आप से गलत काम नहीं करता है, क्योंकि वो उसको गलत मानता ही नहीं है। गलत मान लेगा तो काम, ऐसा काम करेगा ही। क्लियर? फिर है ट्रीटमेंट बाय इनसाइट, एक दूसरा तरीका होता है जो अंतर्दृष्टि के माध्यम से इलाज करना। अगर आप कोई अगर काम कर रहे हैं, उसमें कुछ समय के लिए रुक कर आप सोचें, और थोड़ा सा अंतर मन से आप सोचें कि आपका अंतरात्मा क्या कह रही, क्या आवाज आ रही है। कई बार ऐसा लगता है ना कि आवाज तो आती नहीं है, वैसे कहते हैं नहीं, आपको फील होता है जब आप कोई गलत काम करते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, फिर भी आप मजबूरी में करने लगते हैं, उस समय आपको लगता है, आपको एक बार लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं, फिर चलो कुछ नहीं होता, दुनिया करती है, हम भी कर लेते हैं। ठीक, एक बार तो आपको अंदर से लगता है, वो दैट इज नोन इनसाइट। Then comes the mind management through deep meditation and integrating with self. आत्म के साथ स्वयं का जुड़ना। आपका पारंपरिक साहित्य कहता है कि आप अपने आत्म से दूर ना हो, उससे जुड़ो। जब आप आत्म से, अपने आप से, स्वयं से, when you integrate yourself, you will find that you are on the right path. आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये कुछ तरीके हैं कि अबनॉर्मलिटी को फाइट करने के। चलिए हम बात कर रहे थे कि अबनॉर्मलिटी की, तो ये भारतीय पारंपरिक साहित्य था, उसकी दैतिक दृष्टि से था। अब ये सेज पतंजलि का मॉडल आप देखें, इस मॉडल में सेंटर में है आपके कोऑपरेटिव सेल्फ, देन कम्स योर साइकोलॉजिकल सेल्फ, देन कम्स फिजिकल सेल्फ, एंड फाइनली इट्स योर सोशल सेल्फ, सामाजिक आत्म। मतलब किस प्रकार से उन्होंने ये बता दिया था इस बात को उसी समय कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। आपको किसी प्रकार से ये सोचने की या अपने साहित्य के बारे में पढ़ने पर, जानने पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साहित्य में बहुत कुछ पहले से लिखा जा चुका है। और ये तो कुछ स्थिति ऐसी रही, वरना नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जो हमारी पुस्तकें और मैन्युस्क्रिप्ट जो जलाई गई, वो इस दुनिया को एक नई राह दिखाने वाला था। विज्ञान की जितना ज्ञान हमारा उन पुस्तकों में था,
मैन्युस्क्रिप्ट्स में था, वो सब वहां पर जला दिया, क्योंकि दुनिया को पसंद नहीं था ना कि भारत इतना आगे, ये सिविलाइजेशन इतनी आगे कहीं जा रही। चलिए अब तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वेस्टर्न, जो पश्चिम देश हैं उनके परिप्रेक्ष्य के हिसाब से अगर हम देखते हैं अब नॉर्मलिटी क्या है, असामान्यता क्या है, तो आप देखिए जो पाश्चात्य लोग हैं वो मानते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स जो थे वो डेमंस मतलब राक्षस या कुछ ऐसी स्थितियां थी जिनके कारण से व्यक्ति के अंदर अबनॉर्मलिटी आती। देखिए वेस्टर्न भी मानते थे राक्षसों के कारण, शैतानों के कारण अबनॉर्मलिटी आती, उनका तो कोई मजाक नहीं उड़ाता इस बात। उन्होंने क्योंकि उन्होंने लिख के दिया है, स्पष्ट लिखा कि हम लोग आयरन पूर्वज जैसे मानते थे। ठीक है, द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स, वो मानते थे कि जिस व्यक्ति के अंदर मानसिक परेशानियां हैं वो कहते थे कि उनको ना प्रेत आत्माओं ने घेर रखा है, वैसा मानते थे। और उसी के हिसाब से वो उसका ट्रीटमेंट करते थे, चेन से बांध देते थे, मारते थे उनको, हमेशा बहुत टफ उनमें कंडीशन में उनको बुरी कंडीशन में उनको रखा जाता था। अगर इसमें आपको कोई डाउट है कि अगर मैं ऐसे उनकी बुराई कर रहा हूं तो जेम्स कोलमन की किताब है और ये मेरे पास अभी भी है, आप इस किताब में पढ़ सकते हैं, ये जान सकते हैं, साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ, उन्होंने स्वीकार किया इसको क्योंकि ये सच्चाई थी उस जमाने में। लेकिन एबनॉर्मलिटी को, जो असमानता थी, उसको एक नया रूप देने में जिसे आज हम समझ रहे हैं उसमें भी पाश्चात्य लोगों का ही हाथ था। ठीक कैसे, और उसका इलाज कौन करते थे? जो चर्च के जो पादरी बड़े बड़े होते थे ना, क्योंकि सारी पावर उन्हीं के पास थी, वो इलाज कर जो चाहे वो उनके साथ करें, कोई रोक टोक नहीं थी। जितना बुरा सलूक वो कर सकते थे वो करते थे और कोई रोक टोक किसी प्रकार की नहीं थी, क्योंकि परिष्ठ थे। चर्च तो बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी उनके वहां पर। अब पहले बार हिप्पोक्रेट्स ने बताया कि ये एक बीमारी है, कोई भूत प्रेत आत्माओं का जाल बुना हुआ नहीं है, इट्स ए काइंड ऑफ डिजीज। और जिसको अगर कोई बीमारी होती है तो उसको प्रॉपर सही ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, इलाज की आवश्यकता होती है और उसे देना चाहिए। हिप्पोक्रेट्स ने बात बताई, बहुत सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ज्यादा डिस्कस नहीं करें। फिर प्लेटो ने बताया कि ऐसे लोगों को मानवीय ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी बात क्यों कही उन्होंने? क्योंकि उन्हें अमानवीय ट्रीटमेंट दी जाती थी, चेन से बांध कर रखा जाता था, उनको मारा जाता था, भूखा रखा जाता था, प्यासा रखा जाता था, बहुत बुरी कंडीशन थी। तब प्लेटो कहते थे कि भाई उनको मानवीय ट्रीटमेंट दो, क्योंकि ये इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज एंड दे नीड ह्यूमन ट्रीटमेंट। ठीक, आगे चलते हैं। अब उसमें देखें, अब एक फोटो आपके सामने मैंने लगाई है, दो फोटो है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, काफी कुछ आए, मैं हिस्ट्री आनी पड़ रही है एब्नॉर्मल साइकोलॉजी की, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको बताया। एक शख्स हुए फिलिप पेनियल, वो एक इंसान थे जो फ्रांस की क्रांति के बाद की घटना है। उन्होंने बताया कि जो मेंटल पेशेंट हैं उनको काइंडनेस से, उनको दया से, उनको बिल्कुल कंसिडरेशन से, बहुत अच्छे तरीके से बीमार व्यक्ति कंसिडर किया जाना चाहिए, उनको बीमार माना जाना चाहिए, ना कि उनके अंदर भूत आत्माएं आगे प्रेत आत्मा ऐसे माना जाना। वो जानवर नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है जैसा आप व्यवहार करते हो उनके साथ, जानवर जैसा व्यवहार आप कर रहे हो। तो ये बात उन्होंने बताई फिलिप पेनियल ने। फिर उन्हें मौका दिया गया पेनियल साहब को कि आप इनका ट्रीटमेंट कर दो। किस्मत अच्छी थी कि जब उन्होंने ट्रीटमेंट किया, आप देखते हैं फोटो में कि किस प्रकार से इन लोगों का, इन महिलाओं के साथ इन लोगों का किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है जो मेंटल पेशेंट्स का। फिर इनकी बदौलत हम सलाम करते हैं, ये जहां पर इनकी आत्मा है वो आज शांति से रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया, क्रांति लेके आए थे मानसिक विकारों के जो पेशेंट थे उनके लिए। उन्होंने कहा कि वो इंसान है लेकिन वो बीमार है, उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, और उन्होंने एक प्रूव करके भी दिखाया। उनकी किस्मत अच्छी थी कि जो जिन पर उन्होंने ट्रीटमेंट किया उन पर उन्हें बहुत एक आश्चर्यजनक रिजल्ट्स मिले, उनको लोग ठीक हो गए, लोग सामान्य जिंदगी जीने लगे। अगर वो ठीक नहीं कर पाते तो उस समय जो फ्रांस का राजा था उसकी गर्दन उड़ा देता। ठीक है, और उन्हीं के कारण, फिलिप साहब के कारण ही
फ्रांस में मेंटल हॉस्पिटल खुले, 10 मेंटल हॉस्पिटल खुले उस समय, और आज पूरी दुनिया जो इस टाइप के लोग हैं जो मानसिक विकार से ग्रसित होते हैं, उनका प्रॉपर इलाज होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, उनको थेरेपी दी जाती है, मेडिकेशन दी जाती है, और उनको सामान्य जिंदगी जीने के लायक बनाया जाता है। और उसको देने वाले कौन थे? फिलिप पिनियल साहब। तो दोस्तों, इस चीज को आप इन व्यक्तित्वों को आप ना भूलें, इनको आप जरूर याद रखें। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अबनॉर्मलिटी, असामान्यता की कुछ विशेषताएं जानते हैं। अब मैंने आपके सामने कुछ लगाए पोस्टर, ये सामान्यता देखो, इसमें ये है गिलोय की बेल, ये है आपका एक प्राचीन मंदिर, कितनी असामान्यता दोनों में, फिर मैंने रखा आपको। तो गिलोय की बेल में क्या असामान्यता है? बहुत कड़वी होती है, बहुत गुणी होती है, आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है। आप समझ सकते हैं कि अमृत का क्या रोल होता है, ठीक है? इसलिए फोटो में लगाया क्योंकि असामान्यता इसमें है। abnormality is absence of normal state of mental health, मतलब पहला शब्द ही, पहली विशेषता abnormality की है कि आप सामान्य मानसिक जो स्वास्थ्य है आपका, उससे परे होता है abnormal, पहली विशेषता। The second characteristic, it is the indicator of inadequacy in mental functioning, adjustment and interpersonal relationships, मतलब आपके जो अंतर्व्यक्ति जो संबंध होते हैं, आप एडजस्टमेंट, समायोजन और मानसिक कार्यात्मकता, मेंटल फंक्शनिंग, उसमें एक प्रकार की कमी होती है। आप स्थितियों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, आपके लोगों के साथ जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, अंतर्व्यक्ति संबंध जो हमारे होते हैं, क्या अंतर्व्यक्ति संबंध क्या है? कोई आपका भाई लगता है, कोई चाचा लगता है, कोई बुआ लगती है, कोई फूफा लगते हैं, कोई मामा है, कोई ताऊ है, कोई ताई है, कोई अंकल है, आंटी है, कोई है ना, इस तरह से कोई ना कोई, उनके साथ आप कैसे रिलेशन हैं? अगर उनमें किसी प्रकार की कमी आ जाती है, आपके मानसिक कार्य करने की क्षमता में किसी प्रकार की कमी है, आप एडजस्ट नहीं हो पाते, समायोजन अडेप्टेबिलिटी आपकी नहीं है किसी व्यक्ति की, तो क्या है? वो असामान्य है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है असामान्यता। इंडिकेटर मतलब होता है, समझते हो इंडिकेटर, जो बाइक के भी इंडिकेटर लगता है, लाइट से जैसे करती है, वो इंडिकेट करता है कि आपको किस तरह मुड़ना है। तो ये चीजें आपकी मेंटल फंक्शनिंग में कमी, आपके एडजस्टमेंट में कमी, आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस में कमी, आपको इंडिकेट करता है किस बात की? असमानता। अगला, abnormality manifests the disturbed state of the mind leading to disoriented thought process, मतलब असामान्यता है हमारे अंदर एक मानसिक जो स्थिति है, वो एक डिस्टर्ब्ड स्टेट को दिखाती है। जो इसके कारण क्या होता है, असामान्यता के कारण क्या होता है कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारी विचार प्रक्रिया है, जो हमारा वैचारिक जो हमारा सिस्टम है, वो सारा का सारा डिसओरिएंटेड, बिखराव होता है उसका, जिस डायरेक्शन में जाना हो उधर नहीं जाता है। This is the third characteristics of the abnormality. The fourth one, it significantly interferes with the cognitive, behavioral and emotional well-being of an individual. जो एक व्यक्ति है उसके संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव सिस्टम आपका, वो व्यवहार और संवेगों के साथ इंटरफेयर करती है। आप समझते हो संज्ञानात्मक प्रक्रिया, कॉग्निटिव सिस्टम क्या होता है? कोड जिसमें आपका मेमोरी आती है, जिसमें थॉट प्रोसेस आता है, परसेप्शन आता है, अटेंशन आता है, ये सारी चीजें क्या है, इन सबको मिलाकर क्या बनता है आपका कॉग्निटिव सिस्टम। अगर जो व्यक्ति असामान्य है, उनमें उसमें इस प्रकार की सारी कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस होता है, असामान्यता, वो सही से ध्यान नहीं लगा पाता व्यक्ति, वो सही से सोच नहीं पाता, उसका व्यवहार जो होता है वो अनुचित व्यवहार होता है, उचित व्यवहार नहीं कर पाता। जो उसकी इमोशंस होते हैं, संवेग होते हैं, वो बहुत अच्छे से दिखा नहीं पाता है। जहां जरूरत है दिखाने की, वो वहां दिखाने इमोशंस को नहीं दिखा पाए। सो दिस इज द फोर्थ कैरेक्टर। फिफ्थ वन इज द abnormality considerably inhibits the ability to cope with the life stresses, जो आपके जीवन में आने वाली चुनौतियां हैं, जो स्ट्रेस आपके अंदर आते हैं, जो स्ट्रेसर्स आते हैं ना, कैसे स्ट्रेस आते हैं? जब आपको पता चल जाए कि कल आपका एग्जाम और आपका रोल नंबर ही नहीं है, काइंड ऑफ स्ट्रेस। जो अबनॉर्मल व्यक्ति होगा वो और भी परेशान हो जाएगा, क्या करूं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, स्टार्ट
लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होगा, रोल नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेट पे चेक करते हैं, नेट पे नहीं आया, टीचर से बात करते हैं, वहां भी पता नहीं चला, कॉलेज में जाएंगे वहां पता कर लेंगे, करेगा मिल जाएगा, कॉलेज में नहीं जाएंगे तो एग्जाम सेंटर में जाके सेंटर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर लेंगे, यूनिवर्सिटी में बात कर लेंगे। सी जो सामान्य व्यक्ति होंगे वो लाइफ स्ट्रेसर से घबराते नहीं है, चुनौतियों से घबराते नहीं है, वो चुनौतियों का सामना करते हैं, उनका समाधान खोजते हैं। ठीक है। देन द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, इट वीकन्स द रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? जिस तरह से एक गेंद को आप नीचे पटको, वो उछल कर फिर दोबारा आपके हाथ में आ जाती है, उछल के आती है ना वो, उसको रेजिलियंस बोलते हैं। अर्थात व्यक्ति के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम से आपने निपट लिया, उसके बाद फिर आप वैसे ही जैसे सामान्य थे सामान्य हो गए, उसको रेजिलियंस बोलते हैं। तो जो आपकी एक क्षमता है पुनर्स्थापन, उस क्षमता को असामान्यता कमजोर कर देती है। अगर जिस व्यक्ति में पुनर्स्थापन की या रेजिलियंस की एबिलिटी कम है या नहीं है, समझ लीजिए असामान्यता के कारण उसमें कमी आई। एंड ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म क्या होता है? आशावाद। व्यक्ति आशावादी होता है कि अब मैं पढ़ाई कर रहा हूं या पढ़ाई कर रही हूं तो आई विल स्कोर अच्छे मार्क्स, मेरे अच्छे नंबर आएंगे, एंड आई विल बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। समाज के लिए मैं एक योगदान, सार्थक योगदान देने वाला इंसान बनूंगा किसी भी तरीके से। तो ये ऑप्टिमिज्म कहलाता है। इन चीजों को तो वो कम कर देता है सामान्यता, आपके रेजिलियंस को और ऑप्टिमिज्म को। जबकि पेसिमिज्म और नेगेटिविज्म, होपलेसनेस, होपलेस समझते हो ना, अपना सब कुछ छोड़ देना, बिल्कुल पूर्ण रूप से एक पेसिमिज्म मतलब निराशावाद, नेगेटिव मतलब समझते हो ना, साथ नेगेटिव विचार आते रहते हैं। होपलेसनेस होता है बिल्कुल आशा ही किसी को छोड़ देना, भाई मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, होपलेस हो जाओगे आप। इनको असामान्यता बढ़ा देती है व्यक्ति के अंदर, और रेजिलियंस, पॉजिटिविज्म, ऑप्टिमिज्म इनको कम कर देती है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है असामान्यता। नेक्स्ट, इट रिजल्ट्स इन मेंटल इनएडुकेसी रिजल्टिंग सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी। मतलब आपकी मानसिक क्षमता के अंदर क्या होता है? कमी आने लगती है। क्या होगा? जो आपकी उत्पादक क्षमता है, जो काम करने की जो क्षमता आपकी है, वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि असमानता किस प्रकार से आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देती है। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इमोशनल इम्बैलेंस इन द डिसिसिव इंडिकेटर ऑफ नॉर्मलिटी। मतलब अबनॉर्मलिटी विशेषता कैसे पता चलेगा व्यक्ति अबनॉर्मल है? क्योंकि जब व्यक्ति स्थिति के अनुसार अपनी जो संवेग है उनको नहीं दिखा पाता है, समझ सकते हैं हम कि व्यक्ति असामान्य है। कैसे? कहीं खुशी का माहौल है, व्यक्ति रोने लग जाए, कहीं दुख का माहौल है, हा 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 मुस्कुराने लग जाए, हंसने लग जाए, तो आप क्या समझो, क्या आदमी है, पागल है कहीं, यहाँ पर इतना परेशानी कारण हंस रहा है, यहाँ पर तेज तेज, है ना? तो that is expressions of the emotions. If someone fails to express the situation specific emotions, and that to be the emotions are imbalanced one, certainly the individual is suffering from some kind of abnormal. Clear? Okay. The next and the last part of this class is the criteria of abnormality. किस प्रकार से किसी व्यक्ति को abnormal, असामान्य कहा जा सकता है? तो ये 10 क्राइटेरियाज है। These are not exhaustive one. These are some basic criteria that can be utilized for assessing an individual, whether the individual is suffering from some kind of abnormality or not. The first one is unable to use individual cognitive capacity for various activities such as observation, imagination, learning, thinking, etc. अगर किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति में जो उसकी कॉग्निटिव कैपेसिटी को इस्तेमाल करने की क्षमता उसके अंदर नहीं है, या उसको इस्तेमाल करने की क्षमता उसके अंदर कम है, जैसे कि ऑब्जर्व करना था ना, देखना चाहो तो आप देखते हैं या कान से सुनते हैं, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, लर्निंग नहीं हो पाती है, थिंकिंग वो सही से नहीं कर पाता है, तो समझ लीजिए इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ नॉर्मलिटी, अर्थात किसी न किसी प्रकार की असमता उसमें है। Then comes the expression of deficiency in mental efficiency.
मतलब जो मानसिक क्षमता में किसी प्रकार की कमी, आपको कैसे पता चलेगा? जब वो दिखाएगा। अगर मेंटल एफिशिएंसी क्या है? आप किसी व्यक्ति को एक बार बोलते हैं, बताइए, आपने समझाया 2 + 2 4, आपने फिर उससे पूछा 2 + 2 हो गएगा 3, फिर समझाया 2 + 2 4, फिर कहेगा 5, आप सिर्फ खपा लोगे, उसको समझ में नहीं आया। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मेंटल एफिशिएंसी। आपकी जो मानसिक क्षमता का वो एक उदाहरण है। एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, और बहुत सारी चीजें ऐसी, ठीक है। दिस इज सेकंड क्राइटेरिया, मानदंड। मानदंड समझते हो ना? एक स्केल, एक स्केल होता है ना, कि आप ये उंगली कितनी लंबी है, किसी को नहीं पता चलेगा। वो कैसे स्केल से नाप लो उसको आप। तो स्केल इज काइंड ऑफ क्राइटेरिया। ये एक तरह से क्या है? अबनॉर्मलिटी का स्केल है, क्राइटेरिया है। थर्ड वन इज द इनएडिक्वेसी इन रैशनलाइज्ड फ्लेक्सिबल लॉजिकल थिंक। रैशनलाइज मतलब एक तर्क युक्त जो चिंतन है, फ्लेक्सिबल चिंतन है या लॉजिकल चिंतन है, वो नहीं कर पाए व्यक्ति, तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो है किसी न प्रकार की असमानता से ग्रस्त है। फोर्थ वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अदर बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन इज हायर। बार बार छोटी छोटी बात पर तुरंत मिजाजी, बहुत गुस्सा कर देना, फ्रस्ट्रेशन हो जाना छोटी छोटी बात पर। आज बारिश आई तो क्यों आ गई, बाहर कोई बाइक वाला चला गया, अरे वो क्यों चला गया, छोटी छोटी बात पर फ्रस्ट्रेट होते चले जाना। ये इंडिकेशन है एक तरह से क्राइटेरिया फॉर असेसिंग द अबनॉर्मलिटी। फिफ्थ वन, फाइंड डिफिकल्ट टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज इफेक्टिवली। आप दिन प्रतिदिन की जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, वही आदमी ढंग से नहीं कर पाए, अपने कपड़े ढंग से नहीं पहन पाए, अपना भोजन नहीं कर पाए ढंग से, ठीक, जूते को फीते नहीं बांध पाए ढंग से, समझ लीजिए कि किसी न किसी प्रकार की असमानता है। फिर मोर ऑफन सफर्स फ्रॉम नेगेटिविज्म, इनसिक्योरिटी एंड गिल्ट। निराशावाद और गिल्ट की सब कुछ दुनिया में जितने गलत काम हो रहे हैं मेरे कारण, ये जो गिल्ट होती है ना अंदर से ये, और इनसिक्योरिटी, पता नहीं कौन आके कहां से कोई छत कभी मेरे ऊपर गिर जाए, कभी बल्ब फूट के मेरी आंख में गिर जाए। कई बार लोगों को लगता है गैस का सिलेंडर कभी ये फट गया तो क्या होगा। काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, जिस टाइप की भाव, संवेग, फीलिंग्स, इमोशंस अगर व्यक्ति के अंदर आते हैं, विचार प्रक्रिया आती है, तो आप उसको मानदंड मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत उसके अंदर से सामान्यता जरूर है। Then comes the more often others find it difficult to solve problems and deal with common life stresses। यानी कि जीवन में आने वाले जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे कॉप अप करना, उनका समाधान खोजना, उनके साथ जूझना, अगर व्यक्ति उनको नहीं कर पाता, छोटी छोटी समस्याओं के साथ। क्या छोटी समस्याएं? जैसे मैं बता रहा हूं आपको, आप सुबह शीशे के सामने खड़े होते हैं, कंघा ढूंढते हैं, कंघा आपको छूट के और एक ऐसी से गिर जाएगा जैसे निकल नहीं रहा है, बड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना। अरे यार अभी होना था, गुस्से में आगे तोड़ फोड़ कर अगर आप शुरू कर दें, दैट इज इंडिकेटर ऑफ you are not able to solve the problems। that means indicates a kind of abnormality, अर्थात एक वो असामान्यता का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। तो भाई आप ऐसे मत मान लेना कि कल अगर आपका कंगा गिर गया तो आप असामान्य हो गए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ये देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ एग्जांपल्स, बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति को सामान्य और असामान्य कह सकते हैं। lack responsibility, self discipline and live in unreal world। मतलब जिम्मेदारी उसने जो कुछ कर दिया उसके अभी स्वयं जिम्मेदार नहीं होता है, नहीं मानता है, स्वयं डिसिप्लिन उसका नहीं है, और एक काल्पनिक संसार में व्यक्ति जीने लगता है। ठीक है, ये भी एक मानदंड है, क्राइटेरिया है अबनॉर्मलिटी। पुअर इंटरपर्सनल रिलेशंस, मतलब जो अंतर्व्यक्तिक संबंध है वो पुअर होने लगते हैं, मतलब खराब होने लगते हैं। ठीक, हेमा ने हैंड रेज किया है, हेमा बताएं किसने हैंड रेज किया है, राइट इन द चैट बॉक्स, बताएं भाई। हेमा, यू रेज योर हैंड, व्हाट इज द रीजन फॉर यू रेजिंग योर हैंड? सर ये जैसे अभी हमने सोसाइटी में कोई अलग, सबसे सोसाइटी से अलग हटके कोई काम कर रहे हैं सर,
तो उसे हाँ, भी क्या हम अबनॉर्मेलिटी बोलेंगे सर? सोसाइटी से हटके काम करना, अगर वो सोसाइटी के लिए, आपके लिए, समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए अगर वो घातक नहीं है, खतरनाक नहीं है, तो अब नॉर्मल नहीं। ठीक है? समाज आपके हर काम में इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है? समझ में आ गया आपको ये बातें? मतलब अगर यस सर, आप, थैंक यू हाँ, सर। हाँ, दिस इज द पॉइंट। आखिरी जो पॉइंट आपका है, लैक इन सिचुएशन स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट इमोशनल एक्सप्रेशन, वो मैंने आपको बता दिया। मतलब कि सिचुएशन के अनुसार, स्थिति के अनुसार व्यक्ति अगर अपना संवेगों की अभिव्यक्ति नहीं करता है तो उसको हम असामान्य मान सकते हैं। अगर जहां पर उसको रोने की जरूरत है वहां हंसता है, और हंसने की जरूरत है वहां रोता है, मान सकते हैं कि इंडिविजुअल इज सफरिंग सम काइंड ऑफ। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा इतना ही। और ये मेरे रेफरेंसेस, यू कैन क्रॉस चेक देम। अगर आपको चाहिए कि देखना कि सर ने कहां से सारा मटेरियल लिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो पुस्तकें हैं मैंने यहाँ से लिया है। हालांकि चरक संहिता का मैंने केवल फोटो लगाया है, इसके बारे में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न, अगली बात जो कि हमारा जो अगला जो डिस्कशन होगा, वो देखो ये रहेगा हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट डिस्कशन विल बी बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी। ठीक है? दैट विल बी आवर नेक्स्ट डिस्कशन। अब कोई और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो मुझे बताएं। सर वो बुक की फोटो दोबारा दिखाना। हाँ जी, बुक की फोटो आपको दोबारा दिखा सकते हैं। ये लो, असामान्य मनोविज्ञान, ये जो हिंदी वाली पुस्तक है, ये मैं आपके ग्रुप में इसकी कॉपी में डाल चुका हूं। और दूसरी किताब जो बहुत फेमस बुक है, अबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ, ये जॉन जेम्स कोलमैन की बुक है जो मैंने आपको दिखाई थी। दिस इज द सेम बुक आई हैव विद मी इंग्लिश मीडियम में। ये आपके लाइब्रेरी में भी किताब है। तो ये किताब मैंने आपकी फोटो, ये चरक संहिता की मैंने फोटो ली है, बट इसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ दिखाने के लिए आपको किया है। बट आई हैव नॉट रेफर्ड द बुक फॉर दिस पर्टिकुलर। Someone has raised hand, सर ये किसी जो ने? हाँ जी, बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी सर सर। जो आपके पास हाँ जी, बोले। सर सर जो आपके पास बुक है वो फोटो भेज दो ना मुझे उसकी। उसमें गूगल में डालो नॉर्मल साइकोलॉजी, फोटो मैंने अब दिखाई, तो चलो फोटो आई सेंड इन द ग्रुप। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे कि आपने बताया था कि उनको जंजीरों में बांध कर नहीं रखना चाहिए, उनको मतलब मानवीय दवाई देनी चाहिए। हाँ, तो सर ये जो मेंटल हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर उनको शॉक क्यों दिया जाता है सर, बिजली का करंट लगाकर? अभी नहीं है, पहले ये इलेक्ट्रिक शॉक ठीक दिया है सर। जाता था। अब आजकल इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत सारी संस्थाओं ने, इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसे बैन कर दिया है। अब किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया जाता है किसी भी हॉस्पिटल। ये क्लियर है, इस बात मान के चले आप। देयर इज नो, इसको बोलते थे ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। पहले थी, उसको देते थे, मल्टी शॉक देते थे। आजकल फिल्मों में केवल दिखाया जाता है, असलियत में कहीं पर भी कोई शॉक नहीं दिया। ठीक है? ओके, एनी मोर क्वेश्चन? सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो भूत विद्या है ये मतलब ये मानसिक रोगों के बारे में थी। जी, अभी फिर ये क्या बोलते हैं सर, ये भूत प्रेत वगैरह के बारे में तो सर फॉरेन में भी मानते हैं, तो वो भी क्या हमारी तरफ से ही गया है सर? भूत और प्रेत केवल हाँ मानसिक एक स्थिति होती है। जो छोटी सी झाड़ी, दिन में जो झाड़ी होती है, रात में आपको दिखता है कोई आदमी वहां बैठा हुआ, कोई प्रेत वहां बैठा हुआ। मन का वहम हम जिसको हम कहते हैं ना, ये एक प्रकार से वो। लेकिन जो भूत विद्या है ना, भूत विद्या जो शब्द है, वो जो आज के जो भूत प्रेत शब्दों से जोड़ दिया गया है उसको, एक्चुअली में वो भूत विद्या नहीं थी। ठीक? तो जो फॉरेन में भूत प्रेत को मानते हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। सर मैंने एक मूवी देखी थी सर, जो साइकोलॉजिस्ट मूवी है सर पूरी। तो उसमें यही बताया गया है कि जब हम हमारे मन के अंदर वो वहम बना लेते हैं ना सर, ये अपने इमेजिन बना लेते हैं अपने दिमाग के अंदर, तो वो हमें साफ अपने सामने दिखाई देता है, जैसे कि अपने साथ बात कर रहे हैं। तो ये एक मूवी है सर, बहुत बढ़िया सर। मैं उसका नाम नहीं याद है, लेकिन मैं बता दूंगा, वो बहुत मूवी बढ़िया है। ठीक है, आप ग्रुप में उसका नाम तो डालना। उसमें ये बताया गया था कि कैसे हम अपने सामने इमेजिन कर लेते हैं उसको।
बिल्कुल। कहते हैं भूत रहती है। अब दी आप खुद सीक्रेट देखो, के आप खुद देखें कि जब आप अंधेरे में चल रहे होते हैं तो हम बार बार पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं, जबकि दिन में आप चलते हैं तो कभी नहीं देखते मुड़ के उसी रास्ते से। क्या भूत प्रेत अंधेरे में निकलते हैं? उनको कचरा भी पसंद है। जब से लाइट का आविष्कार हुआ है तब से भूत प्रेत कम हो गए, नहीं तो दुनिया में भूत ही प्रेत बहुत ज्यादा थे, अंधेरे में बहुत ज्यादा भूत मिलते थे। अब कई बार भूत मिलता है और टॉर्च लगा के देख लो, बिजली जला के देख लो, भूत गायब हो जाएगा। मतलब भूतों को बिजली से नफरत हो गई है। इट्स अ काइंड ऑफ फनी थिंग। ये ऐसा कुछ नहीं, वहम है सब। चलिए इस चीज को छोड़कर आगे बढ़े हम। असमानता से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो मुझे बताएं। हैव यू एनी क्वेश्चन? ओके, आई बिलीव दैट यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन एज फार एज abnormality इज कंसर्न, यानी कि abnormality के बारे में उसके क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपके मन में किसी तरह कोई प्रश्न नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल करेक्ट 8 बजे, और तब तक के लिए बाय बाय।